हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स, साथ में एनुअल रिजल्ट्स सब आ चुके हैं। लेकिन हम क्वार्टरली बेसिस पर देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले क्वार्टर यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर था उसके मुकाबले में जो मार्च क्वार्टर है वो किस तरीके का रहा। इस पूरे रिजल्ट के अंदर हम दो पॉइंट्स के ऊपर एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे रिजल्ट के अंदर दो चीज़ें हैं जो पूरे के पूरे रिजल्ट को प्रभावित करती है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ पहले ही चर्चा में लेके आऊँ, और शेयर प्राइस पर क्या रिएक्शन हो सकता है वो तो हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो के अंदर, जो हो सकता है आज नहीं तो कल पब्लिश होगी। स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की जो वीडियो होगी उस शीर्षक में। लेकिन अभी हम बात करेंगे भाई एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हैं वो कैसे रहे। लेकिन उसको भी जानने से पहले आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी। वो क्या जानना पड़ेगा? वो जानना पड़ेगा भाई पिछले क्वार्टर रिजल्ट से ये शेयर अब तक क्या कर चुका है। तो पिछले क्वार्टर रिजल्ट से ये शेयर तकरीबन 5% की गिरावट के बाद काम कर रहा है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि भाई ये शेयर 5% टूट चुका है। दूसरी बात, कुछ हमारे डिस्क्लोजर जो हैं रहेंगे इसके बारे में। एचडीएफसी बैंक में हमारे पास पहले निवेश थे इसके अंदर, और अभी जो पिछले 10-15 दिनों में एचडीएफसी बैंक में जो तेज़ी रही तो हमारे पास बॉटम में शेयर्स थे, तो बॉटम फिशिंग हमने इसमें की थी, तो वो शेयर्स हमने प्रॉफिट में बेच चुके हैं। अब बात ये आती है कि उसके बाद कोई और पोजीशन। हाँ यस, अभी भी हमारी एचडीएफसी बैंक में 1440 की यानी कि 1440 रुपये की जो पुट है वो हमने सेल कर रखी है। यानी कि 1440 रुपये के भाव में एचडीएफसी बैंक हमें अच्छा लग रहा है, वहाँ पर हमने एक तेज़ी की पोजीशंस बना रखी है। अगर वो प्राइस आएंगे तो हम डिलीवरी लेने की चेष्टा करेंगे, या उससे पहले भी हम शेयर्स खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास तेज़ी की पोजीशन है, बट करंट प्रभाव पे नहीं है। तो हम पुट के माध्यम से, जो लोग पुट ऑप्शन समझते हैं, तो पुट ऑप्शंस में हमने सेलिंग की हुई है, ना कि हमने बाइंग की हुई है। तो अल्टीमेटली हम 1440 के हिसाब से तेज़ी का ही कॉल लेके चल रहे हैं। दूसरी बात है कि भाई क्योंकि एचडीएफसी बैंक बाकी इंडिसेस में भी काम करते हैं, तो बाकी इंडिसेस में भी हमारी जो पोजीशंस हैं वो रहती हैं। तो हमारे पास स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी पोजीशंस ज़्यादा रहती हैं। तो निफ्टी बैंक के अंदर हमारी तेज़ी की और मंदी की दोनों साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं। तो वहाँ पर भी हमने कॉल ऑप्शंस बेची हुई हैं और पुट ऑप्शंस भी बेची हुई हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, कुछ आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं, और जो पुट्स हैं वो भी हमारे पास एट द मनी पुट्स हैं, या जो है आउट ऑफ द मनी पुट्स हैं जहाँ पर हमने सेलिंग की हुई है। तो एज ए डिस्क्लोजर, क्योंकि अब चर्चा जो है करने में मज़ा आएगा, और जो भी हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे वो इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि अनबायस्ड रहे। तो सीधी सी बात ये है कि एचडीएफसी बैंक के जो रिज़ल्ट हैं उस को अगर हम देखें तो सबसे पहले एक चर्चा कर लेनी चाहिए। शेयर होल्डर के लिए जो खुशखबरी होती है वो फाइनल जब रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं, यानी कि पूरी एनुअल अकाउंटिंग कंपनी ख़त्म कर चुकी होती है, तो वो जनरली अपने शेयर होल्डर्स को एक रिवार्ड देती है जिसको हम डिविडेंड के रूप में जानते हैं। तो लाभांश या डिविडेंड जो इस कंपनी ने बेहतरीन अनाउंस किया वो है 19 रुपये 50 पैसे का। तो 19 रुपये 50 पैसे का ये जो डिविडेंड है इसकी अनाउंसमेंट जो है की गई है। शेयर्स की 1 रुपये की फेस वैल्यू को भी मिलेगा किसको? तो ये मिलेगा जो मई 10 2024 से पहले ही शेयर्स को खरीद लेंगे, यानी इसकी रिकॉर्ड डेट है, इससे पहले ही आपको ये शेयर खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये डिविडेंड मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, इस बात पे निर्भर करता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग के अंदर, अगर एजीएम के अंदर जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, उसमें अगर शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं तो 99.99% चांसेस होते हैं कि भाई ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देते हैं। तो ये थी जो है कुछ ऐसी बातें जो रिज़ल्ट से पहले हमें जाननी चाहिए थी। इस मुद्दे पर थोड़ी देर बाद आते हैं जिसको हम नेट इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब इस रिज़ल्ट को समझने से पहले, फाइनेंशियल्स को समझने से पहले हम पहले स्टैंड अलोन की बात करेंगे, यानी कि जो कोर रूप से बैंकिंग का जो बिजनेस है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा देखिएगा इनका जो इंश्योरेंस बिजनेस है, या जो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस के अलावा एक एचडीएफसी सिक्योरिटी का बिजनेस है, इसके अलावा एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो एक फाइनेंशियल कंपनी इन्होंने इस क्वार्टर में बेच दी है। एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंस जो कंपनी है वो इन्होंने बेच दी है, और उसमें
7,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है, जो कि अदर इनकम के अंदर इंक्लूड है। इस बात को समझना है, जो पिछले बार 11,137 करोड़ के प्रॉफिट थे अदर इनकम्स के अंदर, वो 18,166 करोड़ की अदर इनकम्स हैं। तो इस इनकम में ये ध्यान रखना है कि ये इनकम ऑपरेशनल बेसिस पर नहीं आई है। तो यही पहली बात है कि जब आप प्रॉफिट्स को देखेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके प्रॉफिट तकरीबन 7,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट इस फिगर से आया। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, जो प्रॉफिट्स की फिगर्स हैं वो कितनी है। तो 7,341 करोड़ रुपए का प्रॉफिट्स इस अदर इनकम में शामिल है। HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इन्होंने बेची थी इस क्वार्टर के अंदर, जो 9,552 करोड़ रुपए में सेल की गई थी, यानी कि 9,552 करोड़ में, जिस पे इनको प्रॉफिट राइज हुआ था 7,341 करोड़ रुपीज का, जो अदर इनकम्स की इस फिगर के अंदर इंक्लूड है, जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा करी। तो 7,300 करोड़ अगर आप इसमें शामिल करेंगे तो ये समझ लीजिएगा बाकी जो अदर इनकम्स की फिगर वो मोर और लेस एक जैसी है। ये तो थी पहली बात, जो कि कंपनी के लिए बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि 7,300, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये 7,300 करोड़ का प्रॉफिट नहीं हुआ होता तो आपके प्रॉफिट 7,300 करोड़ कम होते। और टैक्स का इम्पैक्ट इस क्वार्टर में है नहीं, यानी कि टैक्स बिल्कुल इन्होंने इस बार प्रोवाइड ही नहीं किया, बल्कि माइनस में। तो इसलिए हम 7,300 करोड़ ही पूरा का पूरा लेके चल रहे हैं कि इतना प्रॉफिट इनका एक्स्ट्रा आया है, जो कि असेट्स बेचकर आया है। तो इसको हम जनरली एक ऐसी इनकम मानते हैं जो एक्सेप्शनल इनकम्स होती है, जो कभी कभार होती है। तो एक एक्सेप्शनल नेचर के जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे 7,300 करोड़ के रहे हैं इनके पास। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ, जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। मैं अभी इशारों में आपको समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले समझिएगा कि बैंक जब भी लोन देते हैं, जो कर्जा देते हैं, उस कर्जे में डूबने की संभावना रहती है। कुछ कर्जा डूबता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदेशा होता है, तो भी उसके ऊपर प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। तो भारत में जो कानून है बैंकों को जो रेगुलेट करता है, उस कानून का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और बहुत सारे एक्ट भी हैं सिमिलर एक्ट्स हैं। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है कि वो बैंकों के बारे में जो है रूल्स रेगुलेशन बना सके। तो जो हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके रूल रेगुलेशन बनाने की पावर RBI के पास है। तो जो असेट्स हैं, जो बैंकों ने लोन के रूप में पैसा बांटा हुआ है, उसकी क्लासिफिकेशन होती है परफॉर्मिंग असेट्स और नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग असेट्स वो होती है जहाँ पर किसी भी तरीके के कर्जे में वसूल करने में बैंकों को कोई तकलीफ नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे डेट जहाँ पर कि कोई भी जो है डाउट है ही नहीं बैंकों को पैसा वसूल करने में, और जहाँ थोड़ा सा डाउट होता है तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड असेट्स में हो जाती हैं या डाउटफुल असेट्स में हो जाती है, जिनको हम ब्रॉडली नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं। तो ऐसी असेट्स के ऊपर प्रोविजंस बनाया जाता है बैंकों के द्वारा। इन प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस है, जो डूबने की संभावना, पैसा डूबने की संभावना, उसको पहले बोला जाता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब बोला जाता है प्रोविजन ऑन NPA। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड असेट्स है, यानी कि जहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यानी कि परफॉर्मिंग असेट्स है, उनके ऊपर भी एक बहुत ही मामूली सा 0.4% का प्रोविजंस बैंक बनाते हैं। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये अक्सर प्रॉफिट में से कम कर दिए जाते हैं, तो क्योंकि ये संभावना है कि भविष्य में आपको लॉस हो सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को एक रेगुलेटरी राइट देते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस प्रोविजंस के बाद भी आपके और डूबने की संभावना है, यानी कि जो हमने परसेंटेज बताई उसके बाद भी, क्योंकि बैंक के पास एक इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बैंक के अंदर जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको पता है कि कहीं कुछ और पैसा तो नहीं डूब सकता, तो RBI कहता है कि आप चाहें तो एडिशनल प्रोविजंस भी बना सकते हैं, जिस प्रोविजंस को बोला जाता है फ्लोटिंग प्रोविजंस। यानी कि बैंक ने आज बना तो लिया है, ऐसा लग रहा है बैंकों की कोई तकलीफ आ सकती है हमारे को, या कुछ ऐसे लोन्स हैं जहाँ पर वो उन कैटेगरी में तो क्लासीफाई नहीं होते हैं जो RBI ने नॉन परफॉर्मिंग बताई है, लेकिन बैंक को अंदेशा है कि यार ये पैसा डूबेगा। यानी कि बैंक की मैनेजमेंट को अपने सेल्फ असेसमेंट से ये बात पता है कि जो रेगुलेशंस हैं कि भाई जो लोन्स का जो डिफ़ॉल्ट है वो 90 दिन अभी नहीं हुआ है, या 90 दिनों तो कोई पेमेंट भी अभी नहीं मरी है, लेकिन वो स्टेज 1 या स्टेज 2 की जो असेट्स हैं वो बन चुकी हैं, यानी कि बैंक को कुछ अंदेशा है, बैंक की मैनेजमेंट को लगता है पैसा डूबेगा, और वो डूबेगा। वो रेगुलेटरी तो आज प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन बैंक कह रहा भाई जब आएगा ना तो उस समय बड़ा संकट आ जाएगा, तो हम पहले से ही बना लेते हैं, हमें पता है कि इसमें से कुछ पैसा डूबेगा। तो बैंक को ये अनुमान है कि 10,900 करोड़ रुपए के आसपास और पैसा डूब सकता है हमारा, जो अभी हमारे पास बेस्ट इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। तो बैंक ने उस बेस्ट इंफॉर्मेशन उपलब्धता को देखते हुए 10,900 करोड़ रुपए के प्रोविजंस बनाए हैं, जो इस बार बैंक की जो प्रोविजंस है 4,216 करोड़ से बढ़कर 13,511 करोड़ हो गए हैं 10,900 करोड़ रुपए के। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस बार 10,900 करोड़ के एक ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये डाउट रेज कर रहे हैं कि बैंक की असेट्स क्वालिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये बैंक ने एक चीज़ अच्छा भी किया है कि बाद में ये लॉस होता है उससे पहले ही हम आज की डेट में इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दो मेजर चीज़ें हैं जो पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट को इम्पैक्ट कर रही हैं। अब तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, बैंक कह रहा है कि भाई हमें कुछ टैक्स के ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर हमें रिलीफ मिला है इस क्वार्टर में, तो इस बार हम टैक्स का प्रोविजन नहीं बनाएंगे। तो ये शुक्र है कि इस बार इनके प्रॉफिट तो घटे हैं इस प्रोविजंस की वजह से, प्रॉफिट बढ़े हैं असेट्स को सेल करने की वजह से, फ्लोटिंग प्रोविजन बनाने से 10,900 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आया है, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 3,500 करोड़ से ज़्यादा घटे हैं। लेकिन गनीमत ये है कि इस बार टैक्स के जो प्रोविजन है वो 749 करोड़ प्लस में है, जो पिछले बार 3,000 करोड़ माइनस हो गए थे, 19,000 में से 3,000 गए 16,000। इस बार 15,700 में 750 जोड़ोगे तो बढ़ के आ रहे हैं आपके। तो इसका मतलब टैक्स का प्रोविजन नहीं बनाया इस बार, ये गनीमत है। तो देखिएगा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर दी गई है। जो 10,900 करोड़ का खर्चा आया अलग से, वहीं पर 7,300 करोड़ का आपके पास प्रॉफिट आ गया। 3,000 करोड़ के आसपास की आपकी टैक्स लायबिलिटी ना आकर बल्कि वो 749 करोड़ प्लस में आ गई। तो अल्टीमेटली नेट अब बराबर प्रॉफिट पे आ गया। यानी कि जो आपको दो बेनिफिट आ गए, एक एक्सेप्शनली क्या आ गया आपके पास, एक्सेप्शनली आपके पास बेनिफिट आ गया जो आपने एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज जो बेची है वो। दूसरा आपको बेनिफिट आ गया कि आपने टैक्स के प्रोविजन नहीं है इस बार, जीरो भी छोड़िए माइनस में, यानी कि उल्टे प्लस, यानी कि हमारे लिए फायदे वाली बात है। यानी कि जो खर्चे माइनस होते थे वो अब खर्चे प्लस कर दिए हमने टैक्स के। तो ये दो बेनिफिट है। और लेकिन वहीं पे 10,900 करोड़ का प्रोविजंस जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उस पर एक नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि जो इनकम बढ़ी है इंटरेस्ट की, वो जो इंटरेस्ट की इनकम है वो मार्जिन्स के रूप में नहीं आ रही है बेहतर। और रीज़न बड़ा सिंपल है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर जो लॉन्ग टर्म पैसा आ रहा है, यानी कि जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो सेविंग में नहीं आ रहे, कासा में नहीं आ रहे, बल्कि फिक्स डिपॉजिट में आ रहा है, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट के आया इनका, उस मुद्दे पर आऊँगा। तो ये जो बात है, लेकिन फिर भी कुल मिला के ईपीएस इन्होंने मेंटेन कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्रॉफिट की फिगर्स को अच्छे से समझ गए होंगे कि जो खर्चे हैं और जो इनकम्स हैं उनमें क्या इस बार चेंजेस देखने के लिए मिले। अब अगर हम ईपीएस की बात करें तो 21.49 से बढ़कर 21.67 होगी, डाइल्यूटेड की ही बात कर रहा हूँ। और असेट्स, रिटर्न ऑन असेट्स सिमिलर सेम बेसिस पे है, थोड़ी सी असेट्स क्वालिटी खराब हुई है और नेट एनपीए 0.31% से बढ़कर 0.33% हुए। अगर हम पूरे सेगमेंट को देखें, पूरे सेगमेंट रिजल्ट को देखें, तो आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आपको वहाँ समझ में नहीं आ रही ना यहाँ आ जाएगी। देखो क्या हुआ है इस बार, ट्रेजरी इनकम से, यानी कि जो डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करके आरबीआई का पैसा रख के, डिपॉजिट रख के, इन्वेस्टमेंट रख के जो पैसा आप कमाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेजरी इनकम्स। तो ट्रेजरी से तो देखिएगा पैसा है 9,128 करोड़, जो पिछली बार 1,883 करोड़ था। लेकिन जो रिटेल बैंकिंग में इनका सत्यानाश हुआ इस बार, वो आप मतलब बड़ा शौक करेंगे। और यही रीज़न होगा, ये वाला पॉइंट, जिसकी वजह से ये शेयर नेगेटिवली रिएक्ट, हालांकि देखिए 5% टूटा हुआ है पिछले क्वार्टर रिजल्ट से, लेकिन जो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, अगर बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया इस शेयर प्राइस ने, तो उसका जो मेजर रीज़न होगा वो यही होगा कि 5,725 करोड़ रुपए के 5,725 करोड़ के प्रॉफिट्स है आपके रिटेल बैंकिंग में, जिसकी वजह से इन बैंकों को एक हाई पी वैल्यूएशंस मिला करती थी। वहाँ पर देखिएगा 426 करोड़ का प्रॉफिट है मात्र, यानी कि सारा प्रॉफिट जो बैंकिंग के रिटेल सेगमेंट से था वो सुहा हो गया। दूसरा होता है होलसेल बैंकिंग। अब होलसेल बैंकिंग में यानी कि जो कॉर्पोरेट लेंडिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर भी वो 9,876 करोड़ के थे
प्रॉफिट्स पिछली बार वो 3751 करोड़ के हो गए, यानी कि 2/3 अप्रोक्सीमेटली 2/3 जो प्रॉफिट्स हैं वो भी साफ हो गए। तो अल्टीमेटली बैंकिंग के अंदर चाहे रिटेल है चाहे होलसेल बैंकिंग है, दोनों जगह परफॉर्मेंस खराब रही है। और बाजार ने अगर HDFC बैंक को पनिश किया इफ़ एनी, तो यही मेन रीज़न होगा जिसकी वजह से पनिश करेगा। और ये जो प्रॉफिट आपको साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें जो 10,900 करोड़ का प्रोविजंस है वो इसमें एक मेजरली रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट एनालिसिस में आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ ऐसी चीज़ें देखिएगा, 10,900 करोड़ की जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट नंबर 13 के अंदर एक्सप्लेन है। जो 7,341 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है वो मैंने आपको बता ही दिया पहले। कुछ ESOP भी इशू की गए हैं इस बार, और 44 लाख जो शेयर्स हैं, 44,25,928 शेयर्स जो हैं इस क्वार्टर के अंदर ESOP के माध्यम से एम्प्लॉयज़ को इशू किए गए हैं। अगर हम टोटल अगर देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी, तो प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ के आया है, और जो EPS है वो स्लाइटली बढ़ के आई है। लेकिन प्रोविजंस की फिगर तो देखिएगा यहाँ भी इफेक्ट करेगी ना। तो अल्टीमेटली प्रोविजंस ने खेल को बिगाड़ा है, इन्वेस्टमेंट ने को सेल करने और जो टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं उसने परफॉर्मेंस को सुधारा है। लेकिन वो दोनों चीज़ें आपस में नलीफाई हो गई हैं। तो अब आप खुद समझिएगा, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं बिकी होती ना तो क्या होता है इस क्वार्टर में। अगर 7,000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं आया होता ना, तो ये EPS आपको 15-16 रुपये के आसपास मिलती। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें, कंपनी डिविडेंड दे रही है। और ये जो फ्लोटिंग प्रोविजंस, अगर हम इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो ये पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए कि आगे चल के जो बैंकों को डेंट पड़ने वाला था वो नहीं पड़ेंगे। और देखिएगा, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये शायद जो प्रोविजंस बने हैं ना, फ्लोटिंग प्रोविजन, ये जो HDFC लिमिटेड के जो लोन्स थे ये उनकी वजह से आया है, जो HDFC लिमिटेड का मर्जर है। और वो जो पोर्शन है वो मुझे लग रहा है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स को जो पैसा HDFC लिमिटेड ने दिया हुआ था, वहाँ पर शायद इनको कुछ इशू आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 10,900 करोड़ के प्रोविजंस बनाए हैं। हालांकि क्योंकि रिटेल प्रॉफिट भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो पूरा क्लासिफिकेशन क्या है ये तो देखिएगा कंपनी की। जब आप मैनेजमेंट से कॉन्फ्रेंस कॉल में सवाल पूछेंगे तब आप उसको अच्छे तरीके से जवाब मिल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में बस इतनी ही चर्चा करना चाहूँगा। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में ही आपके साथ की थी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है काफ़ी घट कर आ रही है इनकी, यानी कि जो बैंक को कैपिटल चलाने के लिए चाहिए, तो वो भी देखिएगा 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस होके आई है। ये जो है एक चिंता की बात जो है रहती है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो 3.44% हो गए हैं, जो पहले 3.63 थे, और उसका रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और एनालिसिस में मैंने उन मुद्दों पर बात की है जो शायद आपको रिजल्ट को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सके। तो वीडियो के अंदर रिजल्ट के क्रक्स को मैंने आपको समझाने की चेष्टा की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।